चैप्टर 11 फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन ये जानते हैं कि एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट के किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी डिटेल स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लास्ट के एग्जाम के एक वीक पहले आप चाहें तो आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डिटेल अंडरस्टैंडिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न में पहले अपन क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटिंग रिटर्न, सिंपल, एनुलाइज एंड कंपाउंडेड, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट एंड मेजरिंग मार्केट रिस्क, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, comparative analysis of equity and bond returns, calculating risk adjustment return, behavior bias that influence investment return। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें रिपीट भी होती है। जैसे कौन पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन पुटिंग अप कैपिटल इन आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू अर्न रिटर्न फ्रॉम इट। यानी कि इन्वेस्टमेंट कौन करता है कि अपन अपनी कैपिटल को एक आइडेंटिफाइड जगह पे इन्वेस्टमेंट करते या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पुट करते हैं जिससे अपने को रिटर्न मिलता है। द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू थिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो चीजों एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टर। पहला होता है अर्न अ रिटर्न, यानी कि उनको रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा टू गेट बैक द कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि जो कैपिटल है वो उनको वापस मिलनी चाहिए। The preservation or safety of capital invested is a important a parameter in evaluating a investment is a return that is expected to provide. The return from a investment need to be evaluated in term of level of return, the volatility of in the return and nature of return, जैसे कि periodic और capital appreciation is not a correct representation of higher the potential ROE, better for the investors. As a decision tool, it is simply to understand. However, one has to be careful while using ROI number for those investment where the return are not known in advance. कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें अपने को रिटर्न एडवांस में पता नहीं लगता है। ठीक है। In all such investment, estimate are based on past return and assumption are made for future return। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें अपने को रिटर्न नहीं पता रहता, उसके पास्ट रिटर्न को देखकर अपन फ्यूचर के रिटर्न को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल, एनुअलाइज एंड कंपाउंडेड रिटर्न। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे। द रिटर्न कैलकुलेटेड मस्ट बी इनेबल द फॉलोइंग: help the investor decide if return is adequate to meet their goal and to compensate for risk in the investment। ठीक है। help the investor compare different investment on the basis of return। और थर्ड, help the investor evaluate the performance of investment related to benchmark। the return from an investment can be in the form of periodic payouts such as interest, dividend and rent, और इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न कई बार पीरियडिक रहता है, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, और कई बार रिटर्न ऐसा होता है कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स
and used in the calculation of ROI, whether it is realized or not. They are from the total return from the investment. Periodic income may be known as in advance, such as interest and fees, fixed income investment, or it may change from one period to next, as in equity dividend. In some investments such as gold and other commodity, there is no periodic return. तो ये याद रखिएगा, गोल्ड और कमोडिटीज में कोई भी पीरियडिक रिटर्न नहीं होता, आइदर वे हाई और लो. दिस इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टर. या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा. ठीक है, इसमें कोई कोई ऐसा नहीं रहता कि आपको इनकम जनरेट करके दे. द अदर कंपोनेंट ऑफ रिटर्न इन सम इन्वेस्टमेंट, द गेन इन वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. द इन्वेस्टर में मेक अ गेन और लॉस. If it is gain, then it add to the return. If it is loss, then it into the periodic income. If any that investment has earned, the total income come down. So ROI calculated as total return divided by total cost into 100. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. A investor purchase 150 shares of company ABC. Each share cost 25. Or investor paid 20 rupees commission to the broker. The share were sold at 30 ruपया. Investor also paid 20 rupees commission fees to the broker for the transaction. The investor received dividend amount to the per 1 rupees per share during the holding period. तो कितना कॉस्ट आया उनको? टोटल कॉस्ट 150 इंटू 25 प्लस 20, तो 3,770 रुपए उनको कॉस्ट आया. टोटल रिटर्न कितना आया? डिविडेंड प्लस सेल प्रोसीड. ठीक है, तो डिविडेंड कितना आया? 150. जब सेल किया अपन ने तो 150 इंटू 30, तो कितना हुआ? -20 रुपीज, तो 4,480. तो 4,480 रुपए जो अपना प्रॉफिट हुआ, उसमें डिविडेंड 150 रुपीज भी ऐड हुआ. तो टोटल कितना आया? 4,480 प्लस 150 डिवाइडेड बाई जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 3,770. तो जो टोटल रिटर्न आया वो आया 23%, 23. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंगल पीरियड रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न. द इसमें कोई कंप्यूटेशन नहीं किया गया था. ठीक है, दिस कंप्यूटेशन डजंट टेक द पीरियड ओवर विच द रिटर्न वाज अर्न इनटू द कंसिडरेशन. A 23% return earned over a 1 year is not the same as 23% return earned over a long or shorter investment period. Return that does not take the investment horizon into consideration make it difficult to compare between investment that have been held for different period. This is facilitated by converting the return into uniform period या 1 year. तो 1 साल का जो रिटर्न होता है उसको एनुअलाइज रिटर्न बोलते हैं. ठीक है, द एब्सोल्यूट रिटर्न इज कन्वर्टेड इनटू एनुअलाइज रिटर्न बाय डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ मंथ और डेज दैट इन्वेस्टमेंट वाज हेल्ड एंड मल्टीप्लाई इट बाय द 12 मंथ या 365 डेज. अगर इसको देखा जाए तो जो 23% रिटर्न आया उसको अपन ने 15 मंथ के लिए रखा था, 15 महीनों के लिए. तो अपना जो एनुअल रिटर्न है वो कितना आ गया? 18.4%. तो ये एनुअल रिटर्न अपना 18.4% आता है अगर अपन ने उसको 15 महीने के लिए रखा. तो एनुअलाइज रिटर्न निकालने का फॉर्मूला यही है, 23% रिटर्न डिवाइडेड बाई 15 मंथ इंटू 12. ठीक है, तो एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट डज नॉट टेक द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू द कंसिडरेशन. ठीक है, time value of money is the concept that money has the ability to invest to earn more money. Therefore, money received earlier is worth more than money received later. The compound annual growth rate method of calculating return take this into the consideration. CAGR calculation assume that periodic return received from an investment can be reinvested to earn return, and this form part of the total return of the investment. It is calculated as the rate of return at which the original investment grow to the final investment value. तो CAGR में टाइम वैल्यू
ऑफ मनी उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या है, एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, फिर 1/n-n, where n is the holding period. In the early example, if investment was held for 5 years, अगर 5 साल के लिए उस इन्वेस्टमेंट को रखा जाता तो कितना रिटर्न आता। तो इसको ऐसा आपने डिवाइड किया, यानी कि फॉर्मूले में पुट कर दिए एंड वैल्यू बिगिनिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रिटर्न आया, 4.2%, ठीक है। तो ये CAGR वैल्यू है, ठीक है। और इसमें देखने वाली क्या बात है, प्लीज नोट दैट वी हैव इग्नोर द टाइम फैक्टर इन केस ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे अपन ने डिविडेंड को इग्नोर किया है, यहाँ पे डिविडेंड को ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अपने को डिविडेंड भी मिला था 150 रुपया, 150, उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है, ठीक है। We would calculate the future value of dividend at the time of liquidation of share at the end of 5 years. Dividend plus interest over the period. Consideration of this interest income would have increased our CAGR by some basis. जब अपन डिविडेंड को भी ऐड करेंगे तो अपना जो CAGR होता है वो कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है। Compounded annual growth rate allowed for making a clear evaluation of the performance of stock, as it take both holding period of investment and time value of money into the consideration. तो CAGR में होल्डिंग पीरियड और टाइम वैल्यू को भी कंसीडर किया जाता है। CAGR is the smooth rate of return at which the return grew to the final value over the investment period. The actual return in each year of the holding period may be different from the CAGR. CAGR is accepted standard measure for of a return on investment in financial market. तो इसको याद रखिएगा, स्टैंडर्ड मेजर क्या होता है, CAGR, एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिटर्न दैट इन्वॉल्व पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अगर रिटर्न जो है 1 साल से कम का है तो वहां पे ये उतना अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं देगा, लेकिन 1 साल से ज्यादा का है तो CAGR सबसे बेस्ट मेजर होता है। CAGR फॉर मल्टीपल कैश फ्लोज। Consider the following problem in which an investor receive intermediate cash inflow as well as final proceed from the sale of his equity shares. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, इन्वेस्टर बाय इक्विटी ऑन 31 जुलाई 150 रुपया, ही रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹5 ऑन 31 अक्टूबर 2011। 6 रुपए डिविडेंड कब मिला, 2012 में। 4 रुपया मिला 2013 में। ही सेल द शेयर ऑन 15 जैन 2014 फॉर ₹165। व्हाट इज द CAGR, ठीक है। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग द डायरेक्ट CAGR फॉर्मूला। The underlying CAGR of this multiple flow has to be calculated by using XIRR function in Excel. The procedure stated in previous example to be follow here. तो पहले 150 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। तो B3 और B7, ठीक है। इसके अलावा अपने को डिविडेंड को भी इसमें इंक्लूड करना है, टोटल करना है। स्क्रीनशॉट जो यहाँ पे दिया गया है इसको देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है इसका, लेकिन इसमें जो डिविडेंड है उसको भी ऐड किया गया है। तो टोटल रिटर्न कितना आया, 8.06%। द CAGR ऑफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल रेट विच द इन्वेस्टमेंट ग्रो ईच ईयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड। इट is smoothened average annual return calculated based on the inflow outflow from the investment. The actual underlying annual return may be volatile and this reflect the risk in the investment. तो CAGR जैसे भी निकालना है तो उसमें डिविडेंड को भी कंसीडर करना है अपने को, ठीक है। तब अपने को सही और करेक्ट रिटर्न समझ में आएगा, ठीक है। अब रिस्क इन इन्वेस्टमेंट जो अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, कैलकुलेटर से सिंपल है। 150 प्लस, अच्छा चलो 150 मत देखना, 160 प्लस 165 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 कितना हुआ, 165, ठीक है। एक बार मैं भी कैलकुलेटर यहां निकाल लेता हूं, जो नॉर्मल कैलकुलेटर है। 165 नहीं, 6
+4 +5, ठीक है, 15 हुआ। और अपन ने जो उसको सेल किया, ठीक है, वो किया 165 पर। ठीक है, तो इसका एनुअल रिटर्न निकालना है 5 साल के लिए। कितना टाइम पीरियड था अपना? 2011 से 2014 तक। ठीक है, तो 3 साल हो गया इसको, 3 इयर्स। तो और 3 इयर्स के लिए अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा ये इसका? 8.06, इस फॉर्मूले में डालेंगे तो, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टोटल अपने को वैल्यू कितनी जनरेट हुई, ठीक है, तब आएगा। कैलकुलेटर में कर सकते हैं, और कैलकुलेटर अलाउ रहता है एग्जाम में ना। आप एक्सेल सीट से चाहे तो एक्सेल सीट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है और आप कैलकुलेटर के साथ फ्रेंडली हैं तो कैलकुलेटर ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन, तो क्या क्या उसमें रिस्क है? पहली चीज ये याद रखिए, रिस्क एंड रिटर्न आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क एंड रिटर्न दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। द रिटर्न दैट a investment generate cannot be seen in isolation from the risk has to be assumed to earn it. Higher return can be earned if the investor is willing to take higher risk. तो higher return कब मिलता है? जहां पे इन्वेस्टर हायर रिस्क लेता है। रिस्क इज अ इन्वेस्टमेंट इज द वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन द रिटर्न, एंड इट इज एक्सट्रीम केस द लॉस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। एक्सट्रीम केस में जो कैपिटल अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी पूरा क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क होता है? वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। ठीक है, अ इन्वेस्टर इज ऑल्सो डीम टू रिस्की if the actual return earn are different from expected return। अब इन्वेस्टमेंट तो अपन ने कर दिया, लेकिन वो रिस्की कब लग रहा है अपने को? जब अपने को एक्चुअल रिटर्न जो मिला वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है। ठीक है, डिफरेंट है तब भी। जैसे यहां एग्जांपल दिया है, अब फिक्स डिपॉजिट विथ अ बैंक इज सीन एज लोअर रिस्क प्रोडक्ट। ठीक है, जो अपन एफडी करते हैं फिक्स डिपॉजिट बैंक में, वो लोअर रिस्क प्रोडक्ट होता है। द बैंक इज अनलाइकली टू डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट और द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो बैंक कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट और कैपिटल जो अपन ने लगाया है उसमें डिफॉल्ट के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी प्रोडक्ट इज सीन एज रिस्की बिकॉज डिविडेंड is uncertain as its level or when it will receive, और the value of investment amount see high fluctuation। तो एक एफडी का अपन ने देख लिया कि उसमें अपन को रिस्क है ही नहीं, लो रिस्क है तो लो रिटर्न्स। लेकिन वही अगर अपन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे जो डिविडेंड मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड लास्ट ईयर मिला था तो इस साल भी उतना ही डिविडेंड मिलेगा, या कब मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। और प्लस जो अमाउंट अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी फ्लक्चुएशन मार्केट में बनी रहती है। जो अभी आप लोगों को लास्ट 1-2 महीने से मार्केट में दिख भी रहा होगा कि जब रिस्क आता है तो किस टाइप के रिस्क आते हैं मार्केट में। अभी आपने अक्टूबर और ये नवंबर 2 महीने से इक्विटी के रिटर्न्स आपने देखे ही होंगे। इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क में डिफर। ठीक है, पहला होता है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिस्क रिप्रेजेंट द रिस्क दैट मनी रिसीव ऑन अ इन्वेस्टमेंट में बी वर्थ लेस व्हेन adjusted फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिस्क आल्सो नोन एज परचेसिंग पावर रिस्क। इट इज अ रिस्क दैट अराइज फ्रॉम द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैश फ्लो ड्यू टू द फॉलिंग परचेसिंग प्राइस ऑफ मनी। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आशा हैज इन्वेस्टेड अ लमसम इन बैंक फिक्स डिपॉजिट दैट यील्ड हर 5,000 per month. This is adequate to cover the cost of her household provision.
तो जो आशा है उन्होंने क्या किया है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा था, जिनसे उनको पर मंथ 5,000 रुपीज मिल रहा था, जिससे उनका घर चल जा रहा था। अब सपोज दैट इन्फ्लेशन राइज बाई 10%, इन्फ्लेशन जो है 10% बढ़ गया, मीनिंग दैट देयर इज जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स बाई 10%। इसका क्या मतलब होता है, जब इन्फ्लेशन 10% बढ़ा यानी कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो भी 10% बढ़ गए, तो द 5,000 विल नो लॉन्गर बी इनफ टू कवर आशा मंथली प्रोविजन कॉस्ट। तो उनको अब कितने रुपए चाहिए, 5,500 रुपया। द परचेसिंग पावर ऑफ हर कैश फ्लो हैज डिक्लाइन। आशा वुड हैव टू मैनेज हर बजट एट लोअर लेवल और रीएलोकेट हर इन्वेस्टमेंट टू अर्न हायर कैश फ्लो। हर इन्वेस्टमेंट थ्रू इन अ सेफ बैंक डिपॉजिट हैज बीन एक्सपोज टू इन्फ्लेशन रिस्क। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है कि अपने को जो रिटर्न मिल रहा है, जैसे बैंक में डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अपन ने करा लिया और उसमें 10% रिटर्न साल का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन भी 8% है, 8 या 9% है। तो जो रियल रिटर्न अपने को मिल रहा है वो केवल 1% है। इसीलिए बोलते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो वो केवल इन्फ्लेशन को ही कवर कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा हमको रिटर्न कुछ नहीं मिलता। फिर गवर्नमेंट उसमें टीडीएस भी लगाती है, तो मिलता तो कुछ नहीं है उसमें। इन्फ्लेशन रिस्क इज द हाईएस्ट इन फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। तो इन्फ्लेशन रिस्क सबसे ज्यादा किसमें होता है, सच एज बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट और डिबेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट और गवर्नमेंट पेपर्स जो है ना, वेयर इन्वेस्टर आर पेड अ फिक्स पीरियडिक इंटरेस्ट एंड रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट एट मेच्योरिटी। अब इसमें क्या होता है, आप लोग को तो पता ही होगा, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि इन्वेस्टर को एक फिक्स पीरियडिक इंटरेस्ट मिलता है और मेच्योरिटी में जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न मिलता है। बोथ इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट आर अमाउंट फिक्स इन एब्सोल्यूट टर्म। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। सपोज अ बॉन्ड पे अ कूपन ऑफ 8%। एक बॉन्ड है जो 8% का कूपन दे रहा है और इन्फ्लेशन कितना है, 7%। तो उससे क्या है, रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 1%। तो केवल अपने को 1% मिल रहा है। इफ इन्फ्लेशन गो अप टू 9%, अब अपने को कूपन में 8 मिल रहा है लेकिन इन्फ्लेशन 9% है, तो अपना जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना हो गया, माइनस में चला गया। Thus, even there is no risk on default on payment of interest and return of principal. The real value of investment has been eroded because of inflation. तो रियल वैल्यू क्या होती है, इन्फ्लेशन के कारण खत्म हो जाती है। अभी क्या हो रहा है इंडिया में, अपने देश में इन्फ्लेशन बहुत हाई। अभी रियल कंडीशन अगर बात करें, इन्फ्लेशन ज्यादा हाई है और गवर्नमेंट चाह के भी रेपो रेट जो है रेट कट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। रेट कम करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा ही होगा। ठीक है। और रेट को अगर बढ़ा देते हैं, रेट को अगर फिक्स, जो आपका रेपो रेट है उसको अगर बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा, मंदी आ जाएगा, डिमांड और ज्यादा कम हो जाएगी। इसी कारण जब से यूएस ने फेडरल ने रेट को कम किया, और जहां उन्होंने रेट कम किया है तो सभी कंट्रीज में भी प्रेशर आता है कि वो रेट को कम करे। ठीक है, क्योंकि आपको यूएस से कंपेयर करना है। यूएस में क्या था, इन्फ्लेशन या महंगाई दर है वो कंट्रोल में था, इसलिए उन्होंने रेट को कम किया। लेकिन हमारे हमारे यहाँ अभी महंगाई कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम रेट कम नहीं कर सकते। और जितने भी कंपनीज के अभी रिजल्ट आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन के कारण खराब नतीजे दे रहे हैं। इस कारण भी मार्केट गिर रहा है। जैसे ही कोई भी कंपनी का रिजल्ट आता है आप देखिएगा गिर रहा है, 6-6, 7-7% तक भी मैंने देखे हैं स्टॉक को गिरते हुए। तो इन्फ्लेशन कोई हल्के में नहीं लिया जा सकता।
लेकिन यहां देखिए क्या लिखा है, इन्फ्लेशन रिस्क इज फेयरली लेस फॉर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, रिस्क कम है इक्विटी शेयर्स में, लेकिन इन्फ्लेशन हाई है तो ये भी गिरता है। इफ प्राइस गो अप एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, then all held constant, business will see increase in selling price of their product and thus its profit go up in nominal term। ठीक है। रेपो रेट क्या है कि रेपो रेट, जैसे देखिए कि इन्फ्लेशन हाई है, महंगाई दर ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, और अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट को कम करती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है और ज्यादा, फिर क्या होगा, रेट कम करेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और रेट को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, जो अपना रेट चल रहा है मॉनेटरी पॉलिसीज में, उस रेट को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, मार्केट से पैसा वापस आने लगेगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी दर बढ़ेगी, या फिर रेट ये आपका बेरोजगारी दर बढ़ेगी, कंपनीज को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कस्टमर को लोन में ज्यादा इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, उसके कारण क्या होगा, स्लो डाउन आएगा। इस बीच में आरबीआई अभी फंसा हुआ है, बैंक जो अपना है सेंट्रल बैंक, वो फंसा हुआ है। उससे क्या होता है, जो 2 महीने में अभी जो गिरावट दिख रही है उसी कारण दिख रही है। हर जगह महंगाई दर जो बढ़ी हुई है उसके कारण कंपनी के नतीजों में भी इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। रेट बढ़ने से मार्केट में पैसा चला जाता है वापस, लोग, रेट बढ़ता है तो लोग खर्चा कम करते हैं और बैंक में रखना ज्यादा पसंद करते हैं। और रेट बढ़ने से क्या होता है, आपका, आपने कार लोन, होम लोन ये जो लिया है ना, उसमें ऑलरेडी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ कुछ पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको अगर अच्छे से देखना है ना, तो चैप्टर 5 का जो फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसको एक बार रिवीजन करिएगा, उसमें पूरे और डिटेल में दिया गया है। बस ये समझ जाइए कि इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो हम रेट को कम नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल दिया है, ये पूछता भी है। अ- ठीक है, रेपो रेट और इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया कि जो रेट है आरबीआई वो कम क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अभी महंगाई दर बहुत ज्यादा है। ठीक है। महंगाई जब कंट्रोल में होती है गवर्नमेंट के, तब रेपो रेट को कम किया जाता है। अगर महंगाई ज्यादा है और रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो महंगाई नहीं होगी, वो महंगाई इन्फ्लेशन से भी ऊपर, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं उसको, स्टेज फ्लेशन, यानी महंगाई का भी महंगाई, और ज्यादा महंगाई आ जाती है। ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। और मार्केट में अगर आप हो तो आपको ये सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पे एग्जांपल दिया है, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन आया था, द कंट्री कंसिस्टेंटली हैड हाई इन्फ्लेशन रेट, इट इट स्पेशली वेंट थ्रू वेरी हाई इन्फ्लेशन फ्रॉम 2016, और इनका इन्फ्लेशन कितना हो गया था, 65,370%, या प्राइस 654 गुना बढ़ गया था 2018 तक। और जो बॉन्ड के इन्वेस्टर थे उनका तो जितना इन्वेस्टमेंट था सब वर्थलेस हो गया, जीरो हो गया। और जो स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट जो वेन्यूजुएला का था, वो कितना इंक्रीज हुआ था, 1000 टाइम्स, सेम ईयर, एक साल में 1000 गुना बढ़ा। ठीक है। तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन की भी कंडीशन आती है, ये एग्जाम्पल पूछता है
इसको याद रखिएगा, ये पूछता है, वेनेजुएला वाला एग्जांपल कई बार पूछता है। सेकंड होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क रिफर टू द रिस्क बॉन्ड प्राइस विल फॉल इन रिस्पॉन्ड टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड राइज इन रिस्पॉन्ड टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। जब भी अगर मॉनेटरी पॉलिसीज में फेड या अपना जो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रेट को जब बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, तो बॉन्ड प्राइस जो होती है वो फॉल होती है। और जब इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड प्राइस और उसका इंटरेस्ट होता है वो ऊपर जाता है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, और इंटरेस्ट रेट जब नीचे आ रहा है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। इसको याद रखिएगा, ये आता ही आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है इंटरेस्ट रेट रिस्क से। ठीक है, अब एग्जांपल है, अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन 5 year बॉन्ड दैट इज इशूड एट 100 फेस वैल्यू and pay a annual interest rate of 8%. Suppose that after 1 year, Reserve Bank of India cuts policy interest rate. रिजर्व बैंक क्या किया? इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑल रेट इन मार्केट आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, द न्यू 5 year बॉन्ड इशू बाय कंपनी विद सिमिलर क्रेडिट रेटिंग एट लोअर रेट ऑफ 7.5, इन्वेस्टर इन ओल्ड बॉन्ड हैव एडवांटेज ओवर investor in the new bond since they are getting a additional 0.5% rate. Since investor want to earn maximum return to a given level of risk, there will be a rush of investor trying to buy up the old bond. तो क्या होता है? गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लेकिन बॉन्ड्स जो इशू हुए थे वो 8% के रेट में इशूड हुए थे। तो क्या करते इन्वेस्टर्स? ओल्ड बॉन्ड में 0.5% का फायदा लेने के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड बॉन्ड विल गो अप। अभी आप अगर जाके चार्ट देखेंगे 10 year यूएस बॉन्ड्स का, तो उसका प्राइस बढ़ रहा है। अभी आप चार्ट अगर देखेंगे तो 10 years का जो यूएस बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे रेट कट अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ही हुआ है, फेड रेट। ठीक है, this will take price for all bond until their yield are aligned with the prevailing market rate. Instead the policy rate are increased. अब मान लीजिए आरबीआई ने रेट इंक्रीज कर दिया, द न्यू इश्यूअर ऑफ 5 year डेट विल बी फोर्स टू ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट, say 9. Investor in new bond will earn more than investor in the old bond. As a result, holder of old bond will try to sell off their holding and try to buy the new bond. The market reaction will push up the price of old bond up to the level at which the IRR of cash flow exactly matches the market rate. ठीक है, फेड रेट, फेड यूएस का एक मिनट बताता हूं आपको, investing.com। यहां पे आप जाइए और यूएस बॉन्ड, यूएस 10 years बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये अभी डिक्लाइन में है। ठीक है, अभी फिलहाल डिक्लाइन में, लेकिन ओवरऑल अगर इसको देखेंगे आप, यहां से जब से इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज किया था, ठीक है,
तो इसका रेट बढ़ रहा था। ठीक है। तो फेड जो है, फेड, FED, वो यूएस का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ RBI है। तो वहां पे उन्होंने जो रेट कट किया था, उसके कारण बॉन्ड के प्राइस बढ़े थे। ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड बॉन्ड प्राइस कैन बी सम एट इफ इंटरेस्ट रेट फॉल। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होता है और एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो बॉन्ड प्राइस विल गो अप। और इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन। ठीक है। Bond investment are subject to volatility due to interest rate fluctuation. This risk also extend to debt fund, which primarily hold debt assets. Interest rate risk has a impact on equity as well as both in the theory and practice. Theoretically, when cost of capital goes up, the present value of cash flow goes up and vice versa. Thus, when interest rate increase, equity market should underperform. इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म करता है। व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप, देयर इज लेस बोरोइंग एंड लेजर फ्लो ऑफ फंड। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो कंपनीज है, वो जो बोरोइंग करती है, उसमें भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो कंपनीज बोरोइंग कम कर देती है, तो लेजर फ्लो ऑफ फंड does in turn reduce demand for equity and push the price down। ठीक है। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट रिस्क से रिलेटेड और इन्फ्लेशन से रिलेटेड पूछता है एग्जाम में। अब होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज द रिस्क inherent to the operation of company. It is also known as operating risk because this risk is caused by factors that affect the operation of the company. Common source of business risk include cost of raw material। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ गया, इंट्रोडक्शन एंड पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, अपन ने कंपटीशन में प्रोडक्ट लॉन्च किए लेकिन वो नहीं चल पाए, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब चीजें अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कंपनी एनालिसिस में। ठीक है। नॉट ऑल बिजनेस आर अफेक्टेड बाय द सेम रिस्क। होल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज एन इफिशिएंट वे टू डाइवर्सिफाई दिस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? कॉस्ट मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, इंट्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। बिजनेस रिस्क समझ गए? आप लोग को समझ में आया? बिजनेस रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके इसलिए बताया है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और मार्केट में भी जब आप ट्रेड करते हो तो इन सब चीजों को अगर फैक्टर करके चलोगे तो बहुत आसानी होगी ट्रेड लेने में। ठीक है। ओके। मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क रिफर टू द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन असेट इन द मार्केट। तो मार्केट रिस्क क्या होता है कि अपन ने इन्वेस्टमेंट किया और अचानक से मार्केट वहीं से 10% गिर गया, या अपन ने इंडसइंड बैंक जैसे लास्ट रिजल्ट के एक दिन बाद 20% लगभग गिरा था। ठीक है। अब अपन ने इन्वेस्टमेंट एक दिन पहले कर लिया और अचानक से हमारा 1 लाख का वैल्यू 80,000 हो गया एक दिन में, तो वो होता है मार्केट रिस्क। एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन असेट्स इन द मार्केट। द प्राइस ऑफ असेट रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन दैट इंपैक्ट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेशन जो उनकी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को इंपैक्ट करे। अब एग्जांपल दिया है, increase in interest rate reduce the value of cash flow from the existing bond and therefore lead to fall in the price of bond. An appreciation in the currency reduce the earning expectation of export oriented company। अब करेंसी, अपने इंडियन करेंसी अगर मजबूत होती है
तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है जो डॉलर में बिजनेस करती है उनको इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया? अगर डॉलर कमजोर होता है तो जितनी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है उनको रिस्क होता है, एंड लीड टू फॉल इन अ प्राइस, तो वो करेंसी रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क अफेक्ट दोज इन्वेस्टमेंट वेयर ट्रांजेक्शन हैपेंड एट करंट एप्लीकेबल प्राइस सच एज इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट सच एज डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम आर नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केट रिस्क किसमें होता है? इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। फिक्स डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग में मार्केट रिस्क नहीं होता। ठीक है, देयर हैव नो मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड के प्राइस डिक्लाइन हो गए, तो आपको बॉन्ड में लॉस होगा। और आपने आपका करेंसी का अपना इंडियन करेंसी अगर स्ट्रांग हो गया तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी यानी आईटी सेक्टर के लिए रिस्क है वो। तो इस टाइप से मार्केट रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। क्रेडिट रिस्क बहुत इजी है। क्रेडिट रिस्क यानी मैंने आपसे उधार लिया और मैं बोला हर महीने मैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी के दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मैं इंटरेस्ट रेट भी पेड नहीं कर पाया और प्रिंसिपल अमाउंट भी पेड नहीं कर पाया, या मैं डिफॉल्ट कर गया इंटरेस्ट रेट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट में, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क or default risk refer to the possibility that particular bond issuer will not be able to make expected interest rate payment or principal repayment. Debt instrument are subject to default risk as they have pre-committed payout. तो जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है। द एबिलिटी ऑफ इश्यूअर ऑफ द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टू सर्विस द डेप्ट में चेंज ओवर टाइम एंड दिस क्रिएट डिफॉल्ट रिस्क फॉर द इन्वेस्टर। The sovereign government do not have default risk associated with their local currency borrowing because government has the ability to raise the fund to pay off the domestic currency debt through the taxation or buying or by printing more money. गवर्नमेंट कभी भी क्रेडिट रिस्क में डिफॉल्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके पास एबिलिटी है और ज्यादा पैसे उधार लेने की, या तो और ज्यादा पैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे? टैक्सेशन के द्वारा। ठीक है, जित टैक्स जितना ज्यादा लगाएंगे उतना और पैसा आ जाएगा, या प्रिंटिंग मोर मनी, और ज्यादा प्रिंट कर लेंगे पैसा, जैसे यूएस वाले करते हैं कि डॉलर प्रिंट कर लेते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। ऑल अदर बोरोइंग हैव क्रेडिट रिस्क। एक गवर्नमेंट जो होता है ना उनके पास क्रेडिट रिस्क नहीं होता, बाकी अदर्स बोरोवर्स हैव अ क्रेडिट रिस्क। याद रखिएगा, मार्केट पार्टिसिपेंट मेजर द क्रेडिट रिस्क इन अ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब मार्केट में जैसे अपन इन्वेस्टर्स हैं तो क्रेडिट रिस्क को कैसे जान सकते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको उनको क्या करती है? अपना इस एक रैंकिंग देती है, जैसे AAA, A1, B1, C1, और जो डी होता है वो डिफॉल्टर स्टेटस होता है। तो जो AAA है या A1 कैटेगरी के हैं यानी कि उनका क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं है। ठीक है, तो ये अपन एक स्टैंडर्ड यहां से चेक कर सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। और क्रेडिट रेटिंग किस में होती है? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेटिकल AAA, और न्यूमेरिकल यानी 1 2, है ना, इसके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क बहुत इजी है, यानी कि मैं आज कोई सामान बेचना चाहता हूं और मार्केट में कोई प्रेजेंट ही नहीं है सेलर, तो मैं किसको बेचूंगा? अगर मुझे बाय भी करना है, कुछ खरीदना है और मार्केट में बायर नहीं है, तो वो क्या हुआ? लिक्विडिटी नहीं है। क्या होता है उसका मतलब? लिक्विडिटी नहीं है।
अगर मैं बायर हूं तो मार्केट में सेलर नहीं है, और सेलर हूं तो मार्केट में बायर नहीं है, और बायर है भी तो बहुत कम है, और सेलर भी है तो बहुत कम है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? Liquidity risk refer to the absence of liquidity in a investment. Thus, liquidity risk imply that investor may or may not able to sell his investment when desired. अब इसका मतलब इन्वेस्टर जब सेल करना चाहता है, when desired लिखा है ना, कि जब वो करना चाहता है तब सेल नहीं कर पाता है, और इट हैज टू बी सोल्ड बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, या तो उनको सेल करना है तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में वो सेल कर पा रहे हैं, या तो उनका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा हाई हो गया। तो ये अफेक्ट पड़ते हैं लिक्विडिटी रिस्क के द्वारा। इसीलिए बोलते हैं ना कि स्टॉक जो लिक्विड नहीं है मत करो इन्वेस्टमेंट। तो अब एग्जांपल दिया, द मार्केट फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंडिया इज नॉट लिक्विड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो मार्केट है इंडिया में वो लिक्विड नहीं है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर हु वांट टू सेल अ बॉन्ड में नॉट फाइंड अ रेडी बायर। इन्वेस्टर जो बॉन्ड को सेल करना चाहता है उनके पास कोई भी रेडी बायर्स नहीं होते, अगर बायर है भी तो उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एंड आर्ट आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी। जैसे अपन जमीन में सोचते हैं ना, खरीदी बिक्री करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जमीन आप खरीद लिए तो आप उसको तुरंत नहीं बेच सकते, क्योंकि उसका एक तो प्रोसेस लेंदी होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और उसमें आपको बायर खोजने में ही समय लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, और या तो होता है लॉक इन पीरियड होता है, कई तो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं बॉन्ड्स उसमें लॉक इन पीरियड भी इसीलिए होता है। फॉर एक एग्जांपल है, एग्जिबिट अ स्नैपशॉट ऑफ ऑर्डर ऑफ सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड। एक गोल्ड बॉन्ड निकला था 2020 में 17 जुलाई को। उसमें बीड एंड आस्क प्राइस में डिफरेंट था 80 रुपए का उस समय। 2020 में जो गोल्ड का बॉन्ड प्राइस था उसमें डिफरेंस 80 रुपए का था, यानी 2 रुपए का डिफरेंस, 2% का डिफरेंट था। 2% का डिफरेंट केवल खरीदी और बिक्री में। यहाँ लोग 1% कमाने के लिए पूरी मेहनत कर डालते हैं, और यह 2% का डिफरेंट था, यानी कि कितना लिक्विड है मार्केट ये समझ जाइए। द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर ट्रेड इज ऑल्सो लो। और जो क्वांटिटी भी अवेलेबल थी वो ट्रेडिंग के लिए या ट्रेड के लिए बहुत कम थी। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4887 4974, 4813 4975, 4811। ये बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस है। ये जो गोल्ड का बॉन्ड निकला था 2020 में उसकी ये स्थिति थी, इतना ज्यादा इलिक्विड था। तो ऐसे इलिक्विड चीजों से बच के रहना है। कॉल रिस्क। Call risk is specific for bond issue or refer to the possibility that a debt security will be called prior to its maturity. Call risk usually goes hand in hand with reinvestment risk discussed below. Call risk is more prevalent when interest rate are falling. याद रखिएगा ये आता है कई बार। कॉल रिस्क कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट आर फॉलिंग, और इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो क्या होगा? बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे। एस कंपनी ट्राइंग टू सेव मनी विल unusually redeem bond issue with higher coupon and replace them with issue with lower interest rate। ठीक है, तो कॉल रिस्क किस में होता है? जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें से भी आता है। और होता है अब एक नेक्स्ट होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट arise from probability that income flow received from a investment may not be able to earn the same interest as the original interest rate. The risk is that intermediate cash flow may reinvested at lower return compared to the original investment. The rate at which the reinvestment of this periodic cash flow is made will affect the total return from the investment. अब इसमें क्या होता है? If interest rate rise, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, री इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस, री इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस, और इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क इंक्रीज। इसको याद रखिएगा। अब एक होता है पॉलिटिकल रिस्क, जो अपने देश में बहुत ज्यादा है, लोग बोलते हैं रिस्क एसोसिएट विथ अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट ऐसे एक्शन लेती है जिससे इन्वेस्टर्स को
नुकसान पहुंचता है, जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर देना, चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, बढ़ा देना, लाइसेंस को बढ़ा देना, लाइसेंसिंग या उसके क्राइटेरिया को बढ़ा देना, इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क। बिकॉज द गवर्नमेंट पास पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, लॉ चेंज कर सकती है। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस आर एक्सपोज टू द पॉलिटिकल रिस्क। तो जितने भी बिजनेस है पूरी दुनिया में, जरूरी नहीं अपने ही देश में, हर देश में पॉलिटिकल रिस्क होता है। जैसे अभी यूएस में जो आए हैं चाचा, अपने क्या नाम है उनका, डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। तो टैरिफ बढ़ाएंगे तो चाइना को नुकसान होगा, चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं या बहुत सारे बैन लगाने वाले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यही किए, इनसे पहले भी जिनकी गवर्नमेंट थी वो भी की। तो ऐसा होते रहता है पॉलिटिकल रिस्क। अब कंट्री रिस्क क्या है? टैरिफ यानी कि किसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना, यानी कि ओवरऑल जैसे आपको अपना मार्केट को सेव करना है, अगर यूएस को अपने मार्केट को बचाना है, क्योंकि बाहर के मार्केट से उनको सस्ते में प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि उनका खुद का मार्केट खत्म हो रहा है। तो बाहर से जो चीजें आ रही है उसके ऊपर वो टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसा केवल यूएस मार्केट ही नहीं करते हैं, इंडियन मार्केट भी करते हैं। इंडियन या कोई भी दुनिया के जो भी मार्केट्स हैं, वो अपने देश के बिजनेसमैन को बचाने के लिए बाहर के देश वालों के बिजनेस के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। यानी कि 100 रुपए की चीज है तो टैरिफ लगा के उसका दाम 180 या 200 रुपया कर दिए। तो वो होता है, टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ यानी एक तरीके से टैक्स है ना। 100 रुपए की चीज है, टैरिफ लगा दिया, अचानक 180 हो गया, तो डिमांड ऑलरेडी बाहर के देशों से कम हो गया, तो अपने देश वालों को फायदा हो गया। कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क क्या है कि कोई भी कंट्री अचानक से बोल दी कि भैया हम पेमेंट नहीं कर सकते, हम आपके हम आपके फिनेंशियल कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर सकते, हमने जो बॉन्ड इशू किया था उसको ऑनर नहीं कर सकते। तो कंट्री रिस्क रिफर टू द रिस्क रिलेटेड टू कंट्री एज अ होल, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स फिनेंशियल कमिटमेंट। When a country default in obligation, this can affect the performance of all other security in country as well as other country it has relation with. तो अगर डिफॉल्ट कर दिए तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में तो इफेक्ट पड़ेगा ही, अदर सिक्योरिटीज और इक्विटी में भी इफेक्ट पड़ेगा, और उन कंट्रीज में भी इफेक्ट पड़ेगा जिससे उनके रिलेशन है। कंट्री रिस्क अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू इन दैट कंट्री। The risk in investment can be categorized as systematic and unsystematic. Systematic risk refer to the risk whose impact is felt across investment category. This is also known as undiversifiable risk because they cannot be eliminated through diversification. तो सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं वो डाइवर्सिफाइड करके आप उसको मिटिगेट या एलिमिनेट नहीं कर सकते। Systematic risk caused due to the factor that may affect the economy market as a whole. सिस्टमेटिक रिस्क से क्या होता है, पूरी इकोनॉमी और पूरे मार्केट को अफेक्ट होता है, सच एज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटर्नल फैक्टर, वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज, इन्फ्लेशन रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसको याद रखिएगा कौन से सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं और कौन से अनसिस्टमेटिक होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो सिस्टमेटिक में क्या क्या आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटर्नल फैक्टर, वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज, इन्फ्लेशन रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क आर सिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक में क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, CBL, इसको याद रखिएगा। अब यहां पे एग्जांपल दिया है, अजय इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, he believed that company will do well because growing demand in infrastructure, the company strong technical and managerial capability. Ajay invested is subjected to main risk, business risk and market risk, ठीक है।
अजय के पास दो रिस्क है, बिजनेस और मार्केट। अजय कैन रिड्यूस बिजनेस रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनी ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर, बट एट इकोनॉमिक स्लो डाउन वुड रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल कंपनीज। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तो सभी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट पड़ता है। दिस इज द मार्केट रिस्क इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। तो मार्केट रिस्क को आप डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते। और असीमा, असीमा इज कीन टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशूज। हर इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। सी कैन रिड्यूस क्रेडिट रिस्क बाय इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ हाई रेट बॉन्ड इन हर पोर्टफोलियो। ठीक है। इफ इंटरेस्ट रेट राइज द प्राइस ऑफ ऑल बॉन्ड हेल्ड बाय हर विल डिक्लाइन। दिस इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क विच इज कॉमन टू ऑल डेट। ठीक है। तो ये दो टाइप के रिस्क उन्होंने दो एग्जाम्पल के द्वारा बताए हैं। अब ये 11.4 जो है मीजरिंग रिस्क, इसको अपन कल की क्लास में देखेंगे और कल चैप्टर 11 को ट्राई करेंगे कि कंप्लीट कर लें। ओके।